नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा, व्याख्याता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू चूरू में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गत वीडियो में हमने अपने पिछले अध्याय यानी अध्याय 1 के बारे में जाना, उसके प्रश्न उत्तरों पर विचार विमर्श किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम अपने अगले अध्याय यानी मानव भूगोल के द्वितीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व व वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वितरण से आशय जन समूहों के स्थानिक वितरण से है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। स्थितिजन्य यानी अलग अलग स्थानों पर व्यक्तियों की वहाँ की स्थितियों के अनुसार किस प्रकार वितरण है, उसका बोध हमें इससे होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं पाया जाता है। ये हम अपने पूरे अध्याय में जानेंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या एक समान रूप से वितरित नहीं है। कारण क्या है, आप जैसे जैसे अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। इस वाक्य को स्पष्ट रूप से इस पूरे अध्याय में हम समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम देखें, आप अपनी स्क्रीन पर विश्व के मानचित्र को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखें कि समस्त हमारा एशिया महाद्वीप है, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों में आता है, लेकिन यहाँ जनसंख्या वितरण कम है। कारण है इसके बहुत बड़े भूभाग पर साइबेरिया का शीत मरुस्थल स्थित है। शीत मरुस्थल चूंकि शीत है, अतः मानव के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करता, जिसके कारण मानव को वहां रहना सुगम संभव नहीं है। इसीलिए कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका उदाहरण आप भारत के रूप में देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारत जो कि उपमहाद्वीप है, उसके कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि वहां पर जनसंख्या का घनत्व वितरण जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा। आगे हम देखें, विश्व की जनसंख्या 2001 में 613.7 करोड़ थी, जो कि सन 2013 में 714 करोड़ हो गई। यह जनसंख्या पृथ्वी के धरातल पर असमान रूप से वितरित है। गत जो हमने देखा है अभी, उसमें आपने ये पाया, अभी हमने दिखाया आपको कि एशिया महाद्वीप और उसके उप महाद्वीप का उदाहरण के रूप में हमने आपको ये समझाया है। विश्व जनसंख्या का असमान वितरण ये क्यों है, अब आगे कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे देखिए, विश्व का 2/3 भाग निर्जन है। निर्जन यानी वहां बहुत कम लोग निवास करते हैं। 90% भूभाग मात्र 10% जनसंख्या रहती है। 10% स्थलीय भाग पर कुल जनसंख्या का 90% संकेंद्रित है। इसका तात्पर्य यानी बहुत बड़ा भूभाग है, फिर भी जनसंख्या कम है, और वहीं पर ही भूभाग छोटा है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरे बिंदु में हम देखें, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। आपको बच्चों यहाँ ये समझा दें कि हम जब धरातलीय वितरण देखते हैं पृथ्वी पर, तो उसका भी असमान वितरण है। धरातलीय वितरण में आप देखिए, विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय स्वरूप ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय ज्यादा है स्वरूप। अतः इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का वितरण हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये कम मिलेगा।
तीसरे बिंदु के रूप में हम देखें तो देखेंगे कि विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया एवं यूरोप महाद्वीप में रहती है। एशिया में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहीं पर ओसेनिया, ओसेनिया इसको मैं बता दूं आपको बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया व उसके आसपास के समस्त महाद्वीपीय जो स्थल है, ये सभी खंड ओशेनिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ओसेनिया में विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही निवासित है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में जनसंख्या का वितरण हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। कारण है कि 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, चूंकि वहां पर अत्यधिक वर्षा वन है, जिसके कारण सघन वन होने के कारण व्यक्ति का रहना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए वहां पर जनसंख्या वितरण हमें कम देखेंगे। और जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जनसंख्या वितरण हमें देखने को मिलेगा। 60 डिग्री तक ये रहेगा और 7 डिग्री के बाद उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में हम पाएंगे, चूंकि टुंड्रा प्रदेश है यानी अत्यधिक शीत प्रदेशों में आते हैं, तो व्यक्ति का जीवन यापन वहां बहुत ही दुर्भर होता है, अतः वहां पे जनसंख्या वितरण हमें कम मिलेगा। आगे 5वां बिंदु, विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारे की ओर बसा है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। महाद्वीपों के किनारे ज्यादा जनसंख्या वितरण हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनकी समस्त अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई होती है, यानी मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन जैसी व्यवस्थाएं हैं। उनके चलते जनसंख्या का वितरण हमें किनारों की ओर ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। अगले पॉइंट में, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में निवास करती है। देखिए बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मानव का रहना या मानव का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि परिस्थितियां मानव अनुकूल नहीं होती, कई तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः पर्वतों में ऊंचाई के साथ साथ जनसंख्या वितरण घटता जाता है और इसीलिए ये वाक्य स्पष्ट होता है इस वाक्य से हमें कि 500 मीटर की ऊंचाई तक जनसंख्या वितरण हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि विश्व के कई अति विशाल क्षेत्र विरल आबाद हैं और कुछ अपेक्षाकृत रूप से छोटे क्षेत्र अत्यधिक सघन आबाद हैं। आगे आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी तथा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 60.27% निवासित है। विश्व में महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण हम निम्न रूप से देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक सारणी है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण है। पहला है एशिया महाद्वीप, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, यहाँ की जनसंख्या है 60.27%। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें 15.41, यूरोप 10.37, उत्तरी अमेरिका 7.80%, दक्षिणी अमेरिका 5.62 और ऐसे ही ओसेनिया
53%। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या वितरण का जो प्रतिशत है वो घटता चला जाता है। अब आपके सामने एक दंड आरेख हमने प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखिए, इन्हीं आंकड़ों को हमने इस दंड आरेख में दिखाया है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिशत है एशिया महाद्वीप में और सबसे कम है ओशेनिया में, जो कि ना के बराबर है। धीरे धीरे देखिए ये किस तरीके से प्रतिशत घटता जा रहा है। आगे देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। इसका ध्यान रखिए। देखिए कौन कौन से हैं ये देश हमारे। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। ये हमारे एशिया के 6 देश हैं जहां पर हम इसको देखेंगे। यदि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो भी उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त असमानताएं या विषमताएं हमें देखने को मिलेंगी। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र कम जनसंख्या वाले हैं तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से कुछ छोटे देशों में जनसंख्या का जमाव अधिक दिखाई देता है। देखिए आपके सामने जो सारणी है उसमें आप देखिए कि रूस काफी बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या देखिए 14.4 करोड़ ही है। मैंने अपने पहले हमने जब शुरू किया था उसी समय आपको बताया था कि रूस का बहुत बड़ा हिस्सा शीत मरुस्थल यानी साइबेरिया के रूप में है, अतः वहां पे जनसंख्या वितरण नहीं होगा। इसी के साथ हम अगर देखें तो इंडोनेशिया एक छोटे देश के रूप में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन यहाँ का जनसंख्या आप देखें तो रूस से ज्यादा है। जैसे इंडोनेशिया की 24.8 करोड़ है, पाकिस्तान की 19.1 और बांग्लादेश की 15.7। आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे जनसंख्या यानी विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम कितने प्रदेशों में विभक्त करते हैं। ये एक बड़े प्रश्न के रूप में भी आता है बच्चों, इसलिए इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम प्रदेशों को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, तीसरा विरल जनसंख्या के प्रदेश और चौथा अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। अब अगर इसे स्पष्ट करें तो आप देखेंगे कि सघन जनसंख्या के प्रदेश विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिणी एशिया, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पांचवा है पूर्वी व उत्तरी अमेरिका। ये वो क्षेत्र हैं जो सघन बसे हुए हैं। फिर आगे हम चलते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे प्रदेशों में या जिसे हम कहेंगे ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यह मानव के अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया है। इसका उदाहरण है एंडीज पर्वतमाला, जिसमें आप देखेंगे कि प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी वहां पर जनसंख्या वितरण हमें देखने को मिलता है। कारण है वहां पर तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाड़, कामरा व कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण भी हमें जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है। वहीं पर हम आगे देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तीसरे बिंदु पे हम आते हैं विरल जनसंख्या के प्रदेश। देखिए
ये वे प्रदेश हैं जो विश्व के 70% भूभाग पर स्थित हैं। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में स्थिति, उच्चावच जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। देखिए, मानव के अनुकूल जब स्थितियां नहीं होंगी तो वहां पे जनसंख्या वितरण कम मिलेगा। इसी पॉइंट को हमने इसमें समझाया है। और चौथा है अति न्यून, यानी बहुत ही कम जनसंख्या वितरण वाले प्रदेश। इसमें विश्व के विशाल स्थल पर इसमें हम देखें, चौथा बिंदु अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश विश्व के विशाल स्थल पर बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण जलवायु और धरातल की कठोरता है। ऐसे क्षेत्रों में अतिशील, अति उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातल, विषुवतरेखीय आर्द्र वन व मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। देखिए बच्चों, चौथे बिंदु में आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि अत्यधिक शीत भी मानव अनुकूल नहीं है, उष्ण भी नहीं है, अत्यधिक उच्च धरातल जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में जानते हैं वो भी मानव अनुकूल नहीं है, वन क्षेत्र भी नहीं है और मरुस्थलीय क्षेत्र भी नहीं है। अतः ये वो क्षेत्र हैं जो अति न्यून है, जिनमें जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अब हम अपने अगले बिंदु पे आते हैं जो कि इस पाठ का अहम बिंदु भी है, जनसंख्या घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। देखिए, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या व धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या से, यानी जिसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि पर किलोमीटर पे, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसकी संख्या से होता है। जैसे कि आगे, यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र है जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। यह अनुपात है, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात। इसको एक उदाहरण के रूप में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और वहीं जनसंख्या 1.5 लाख है। जनसंख्या के घनत्व को हम जब निकालेंगे तो आप देखिए, घनत्व इज इक्वल टू 1.5 लाख बटा 100, तो उत्तर होगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे विश्व के मानचित्र को हमने दर्शाया है। ये मानचित्र का हम इसको समझेंगे। विश्व के मानचित्र के अवलोकन से सघन बसे क्षेत्रों का पता चलता है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग है तथा दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग हैं। अब आप मानचित्र पे आइए, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, मानचित्र पे जब हम देखते हैं तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। आगे देखिए, फिर है उत्तर पश्चिमी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग। फिर हम आते हैं दक्षिण पूर्वी व पूर्वी एशिया, जो कि सघन बसा हुआ है। गहरे रंग में यह आपको आसानी से प्रदर्शित हो रहा है। आगे हम देखते हैं उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यंत कम है। कारण है
मानव के विपरीत परिस्थितियों का होना। यह विश्व के विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। मध्यम घनत्व के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 11 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे एशिया के पश्चिम में चीन, आगे दक्षिणी भारत तथा यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन इसके उदाहरण हैं। ये देखिए ऊपर नॉर्वे और स्वीडन, चूंकि ये अत्यधिक 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर के हिस्से में आने शुरू हो जाते हैं, अतः यहाँ पर ज्यादा शीत होने के कारण जनसंख्या वितरण हमें कम देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको याद रखने की भी आवश्यकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण को कौन कौन सी दशाएं प्रभावित करती हैं। इनको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। देखिए, पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक कारक। ये मुख्य 3 बिंदु हैं जिनको हम और इनके उपभाग बनाएंगे। जैसे देखिए, भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता। देखिए, मानव जीवन में जल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव की दैनिक दिनचर्या के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साथ ही पशुओं, फसलों और उद्योगों में, और इसके अलावा नौ संचालन में भी हर जगह हमें जल की उपलब्धता चाहिए। अतः जहाँ जल की उपलब्धता है वहाँ जनसंख्या वितरण हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका उदाहरण आप देखिए कि नदी घाटी जो है, विश्व की जितनी भी नदी घाटियां हैं वो सघन बसी हुई हैं। आगे हम आते हैं इसके दूसरे बिंदु पे, भू आकृतियां। लोग समतल मैदानों में और मंद ढालों पे बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं। इसलिए प्रारंभ से ही कृषि व औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए, विश्व के जितने भी मैदानी भाग हैं वो सघन बसे हुए हैं, क्योंकि मानव जीवन वहां पे अत्यंत ही सरल रहता है। आवागमन के साधनों के लिए, कृषि क्षेत्रों के लिए, उद्योगों के स्थापना के लिए हर तरीके से अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसलिए मैदानी भाग सघन बसे हुए होंगे, वहीं उच्च भूभाग कम बसे हुए दिखेंगे हमें। तीसरा बिंदु है जलवायु। देखिए बच्चों, अत्यधिक उष्ण जलवायु भी मानव के अनुकूल नहीं है। अत्यधिक शीत जलवायु, या जिसे हम कहें ठंडे मरुस्थल, भी मानव अनुकूल नहीं है। ये विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अतः मानव का जो वितरण है वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि सुविधाजनक जलवायु क्षेत्रों में जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। चौथा बिंदु है मृदाएं। मृदाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, उपजाऊ मृदा कृषि व इससे संबंधित क्रियाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः उपजाऊ मृदा वाले मैदानी क्षेत्र अत्यधिक सघन बसे हुए हमें दिखाई देंगे। अब हम अगले बिंदु की तरफ आते हैं जो कि आर्थिक कारक के रूप में हम देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन व औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं। अतः कुशल व अर्धकुशल दोनों ही प्रकार की जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों की तरफ पहुंचती है। जैसे कि उदाहरण में हम देखें, अफ्रीका की
कटंगा, जाम्बिया, तांबापेटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नगरीकरण, देखिए नगर हमेशा जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार। मानव को अपने जीवन यापन के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। अतः रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश के लिए मनुष्य जो है वो शहरों की तरफ पहुंचता है। साथ ही अच्छी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हमें मिलती हैं, परिवहन के सुचारू साधन मिलते हैं, संचार की बेहतर सुविधाएं हमें शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। इन सभी सुविधाओं के कारण मानव जीवन अत्यंत सुगम हो जाता है। इसीलिए नगरीकरण हमेशा जनसंख्या को आकर्षित करता है। विश्व के विराट नगर प्रति वर्ष बड़ी जनसंख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। तो ये नगरीकरण के कारण वो था। अब हम देखें औद्योगिकरण। देखिए औद्योगिकरण में हम देखेंगे कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, यानी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार वहां उपलब्ध होता है, बड़े संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें न केवल कारखानों के श्रमिक बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक व अन्य सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देखें, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम आखिरी बिंदु देखेंगे, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। देखिए कुछ स्थानों पे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व होने के कारण वहां पर ऐसे क्षेत्र जो हैं लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं जहां सामाजिक व राजनीतिक अशांतियां होती है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने स्थानों का चयन करता है। जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है वहां वो अपना निवास स्थान बनाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि मानव को सामाजिक और राजनीतिक शांतिपूर्ण माहौल अपने निवास के लिए मिले। इस तरीके से आज हमने इस अध्याय के दो महत्वपूर्ण बिंदु पे विचार विमर्श किया, वितरण व घनत्व। बच्चों आप इसको देखें व समझें, व अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होंगे इसके एक बिंदु को लेकर जिसमें है वृद्धि, जनांकीय विशेषताएं। इनका डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।